नमस्कार मित्रों, आज संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और काफी हंगामेदार रहा पहला ही दिन, और आने वाले दिन भी ऐसे ही हंगामेदार रहेंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो विदेश यात्राओं पर निकल जाएंगे। मेरे ख्याल से उनको देश की चिंता कम है, विदेश में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की चिंता ज्यादा है। और अब तो आरएसएस की ओर से भी उनके बारे में कुछ उधेड़-बुन चल रही है, इसलिए हो सके उतनी विदेश यात्राएं कर लेवें जाते जाते, ऐसा भी उनका एक मकसद हो सकता है। पिछले दशक में उन्होंने क्या किया उसके वो हमेशा बातें तो बहुत करते रहते हैं, प्रचारित करते रहते हैं, वैसे इवेंट के मास्टर हैं। मगर आज हमने देश के वरिष्ठ संपादक जी अजय शुक्ला जी को रिक्वेस्ट करा था कि आज सेशन शुरू हुआ है संसद का, तो इस पर आप अपनी टिप्पणी देवें, हमारे दर्शकों को लाभान्वित करें। और अजय जी, आपका स्वागत है सीधू ने सट में, और हमारे दर्शकों की ओर से भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं पहले से ही, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए अब ओवर टू यू सर। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं कि हर जगह नरेंद्र मोदी जाकर के किसी भी देश में जाते हैं, वहां एक बात को लेकर के अपनी वाहवाही लेते हैं, जबकि उनका उसमें योगदान नहीं है। वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी। तो जो लोकतंत्र की मां है, जिसे भारत माता कहते हैं, वो क्यों है? क्योंकि भारत के पास इतना बेहतरीन लोकतांत्रिक संविधान है, भारत के पास में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वह व्यवस्था बना के कौन गया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन तीन आदमी का महानतम योगदान है इस देश के संविधान को बनाने में, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी है। तो अब आप ये सोचिए, जितना महान गणराज्य बना करके जिन्होंने खड़ा किया हो, इतना अच्छा संविधान दिया हो जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो कि कौन कैसे निष्पक्षता से काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, एक एक चीज जिसमें डिफाइन है। संवैधानिक संस्थाओं को एक ताकत दी गई। लेकिन आज भारत की संसद में वह काला दिन देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष राज्यसभा में कहता है कि क्या रिकॉर्ड में जाएगा यह मैं तय करूंगा, और जो मैं बोलूंगा वो रिकॉर्ड में जाएगा, जो तुम बोलोगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बताइए, यह अधिकार उसे किसने दे दिया? यह अधिकार तो सभापति का है। यह बोल करके उसने उस जो एक अभी तक ढका छुपा था उस पर्दे को भी हटा दिया। तो जिसने आज लोकतंत्र को असल में नंगा कर दिया। अब आता हूं दूसरी बात। लोकसभा में जब बात आई तो नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो दिया गया था, और जो संसद सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय मीटिंग होती है, उसमें जो तय हुआ था कि पहलगाम पर चर्चा होगी, जो एसआईआर हो रहा है, चर्चा होगी मणिपुर पर, चर्चा होगी जनता के और तमाम मुद्दों पर। लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो साहब पहलगाम पर चर्चा नहीं कराएंगे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मिनट में सदन से भाग गए जैसे ही विपक्ष ने आवाज उठानी शुरू की, और फिर मोर्चा संभाला राजनाथ सिंह ने, जैसे होता है। यानी मोर्चा संभालने की स्थिति नहीं। बहरहाल इसके बाद में आप देखिए कितना कि वो मोर्चा संभालते हैं और कहते हैं हाँ चर्चा कराएंगे, सब पे कराएंगे, इतना कराएंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन कब कराएंगे? इस हफ्ते नहीं कराएंगे। सोमवार है आज, इस हफ्ते नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? क्या पहलगाम से बड़ा कोई मसला हो सकता है? यह देश की एकता का भी मसला था, अखंडता का भी मसला था, देश की सुरक्षा का भी मसला था, देश की आंतरिक सुरक्षा का भी मसला था, आतंकवाद का भी मसला था, और भारत के हुए भारी नुकसान का भी मसला जी। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस तरह से भारत का अपमान कर रहे हैं वह भी इसमें था। तो जब सब कुछ था तो इस पर चर्चा क्यों नहीं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। बाकी चीजें पहले फालतू की करेंगे, क्यों? प्रायोरिटी में नहीं है। ऐसा सिर्फ इस साजिश के लिए कि वह चर्चा निश्चित रूप से ऐसी होगी कि जिसमें सरकार की हालत बिगड़ेगी। कहा 16 घंटे चर्चा कराइए ना, शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं? क्योंकि वास्तव में उन्होंने कहा यह उत्सव मनाने का अवसर है। किस बात का उत्सव? जिन आतंकियों ने हमारे नागरिक मारे, निर्दोष यात्री मारे, वो कहां हैं नहीं पता। वो न पकड़े गए न मारे गए। उनकी पहले जो तस्वीर जारी हुई, बाद में 2 महीने बाद में कहता है एनआईए कि साहब वो तस्वीर ही नहीं थी, कुछ और थी। दुनिया भर को वही तस्वीर दिखाया है। इतने सांसद भेज दिए, सारा सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और नतीजा जो फोटो हम दिखा रहे थे वो ही नहीं। अब आइए दूसरी बात, इस विवाद के बीच में जो सीज फायर तोड़ा पाकिस्तान ने, उसने बॉर्डर पे जो सेलिंग की, उससे हमारे देश के 3 दर्जन लोग मारे गए, एक एडीएम तक मारा गया, एक पुलिस अफसर मारा गया, एक टीचर मारा गया जो अमन चैन के लिए काम करता था, जिसे गोदी मीडिया ने आतंकी बता दिया था। बाद में माफी मांगी उसको लेके, एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो अब आप सोचिए, जहां यह हो रहा हो तो आप किस पर चर्चा करेंगे? किस पर चर्चा करेंगे कि हमारे कितने विमान, जो दावा कर रहा है 2 दर्जन बार कह चुका डोनाल्ड ट्रंप, क्रेडिट लेता है कि हमने व्यापार करके वो करा दिया, बंद करा दिया, तो उस पर चर्चा क्यों नहीं? 2.5 साल से मणिपुर जल रहा है, उस पर चर्चा नहीं। लोगों के वोट काटने की साजिश हो रही है, लोगों की नागरिकता छीनने की साजिश हो रही है, उन्हें परेशान करने की साजिश हो रही है, वोट चोरी करने की साजिश हो रही है, लोकतंत्र को चोरी करने की साजिश हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद क्या कहेंगे? लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जब उस पर तमाम सांसद आवाज उठाते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष उन पर हमलावर होता है। लेकिन भाजपा के सदस्य कुछ भी अनर्गल बात करते हैं, अमर्यादित बात करते हैं, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता है। तो कौन सा लोकतंत्र? तो लोकतंत्र की जननी यानी लोकतंत्र की मां से आरएसएस, बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी गैंग के लोग रेप कर रहे हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उस मां से, जिस मां के कारण वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, उस मां से रेप कर रहे हैं। तो इससे समझ लीजिए, जो लोकतंत्र की जननी मां से रेप कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं वो कैसे लोग हैं। तो यह आज का सच है
संसद की कार्रवाई का। यही वजह है कि बार बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। समय बर्बाद कर रहे, एक दिन आपने बर्बाद कर दिया। यदि यही कह देते कि ठीक है इसी प्रायोरिटी से चर्चा करा लेते हैं और ये भी करते हैं, सबका टाइम डिसाइड कर देते, ना विपक्ष के पास कहने को कुछ होता ना आपके पास। लेकिन आप दिन बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चर्चा से बचना चाहते हैं। पिछले सत्रों में हमने देखा है इसी तरीके से किया गया है, बार बार किया गया है और अंत में चर्चाएं नहीं हो पाई हैं और सत्र खत्म हो गए। लास्ट में प्रधानमंत्री भाषण देके भाग गए। पिछले सत्र में तो भाषण भी नहीं दिए। तो इससे आप समझिए कि यह उन्होंने हालात कर दिए हैं इस देश के। और जब यह हालात कर दिए हों, निश्चित रूप से चिंताजनक है। देश के लिए, देश के संविधान के लिए और लोकतंत्र को प्रेम करने वालों, और उसी लोकतंत्र के बूते हम आप आज इतना खुल के बात कर पाते हैं, उसी संविधान के बूते कर पाते हैं, वह हक छीन रहे हैं। इस देश के व्यापारियों पे बात होनी थी कि किस तरीके से सब चौपट हुआ है, लेकिन नहीं। तो जब कुछ बात ही नहीं होगी तो आप मनगढ़ंत एक पक्ष ही बोलना है तो ठीक है। इसका मतलब है संसद का तो कोई मतलब नहीं रह गया, चर्चा तो हो ही नहीं, आपस में ही बैठ के कुछ भी कह लो, वह हाल हो गया है जी। अजय जी, आज एक थोड़ा मुझे भिन्न लगा जगदीप धनखड़ का रवैया। उन्होंने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके नोटिस को अलाउ किया, उनको बोलने के लिए अलाउ किया। हालांकि बीच में ये कूद पड़े गृह के नेता जेपी नड्डा। तो आपको ये जगदीप धनखड़ का रवैया कुछ बदला बदला सा लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ को आज एक बिल पास कराना था, तो राज्यसभा में वो बिल पास हुआ है। तो उस बिल के लिए उतनी देर तक तो शांति बनाए रखनी थी। असली खेल ये था, क्योंकि यदि सदन में जब इनको बिल पास कराने होते हैं तो बड़े ये सदहदई लगते हैं। ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है, और जैसे ही इनका काम निकलता है वैसे ही ये खटाक से हमलावर हो जाते हैं। तो जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जब तक आपका यूज करना है तो बड़ा बताएंगे, आडवाणी बड़े महान थे, आडवाणी ऐसे थे, आडवाणी वैसे थे, और जैसे ही आडवाणी से काम निकल गया फेंक दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको दूं जी। आपको याद होगा ये जय श्री राम नरेंद्र मोदी बार बार बोला करते थे। इस 2024 के लोकसभा चुनाव में राम का गमन पथ जितना है, अयोध्या से लेके जहां आखिरी रामेश्वरम तक, नहीं सब जगह पूरे राह में भगवान जहां जहां चले उस पूरी राह की सारी सीटें ये हार गए। चाहे अयोध्या हो, चाहे बस्ती की सीट हो, चाहे श्रावस्ती की सीट हो, चाहे प्रयागराज की सीट हो, चाहे चित्रकूट की सीट हो, चाहे बालाजी की सीट हो, और चाहे उसके आगे आइए नासिक की सीट हो, चाहे उसके आगे चले जाइए कर्नाटक में जहां हनुमान जी पैदा हुए कोप्पल वहां की सीट हो, या फिर और आगे चले जाइए तो जहां आखिरी जगह भारत की सीमा है वहां तक ये हर सीट हार गए। तो उस दिन के बाद जय श्री राम आप नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार नहीं दिखा सकते। इन्होंने राम को छोड़ जगन्नाथ बोलते हैं। वही तो बता रहे हैं, जय जगन्नाथ। अब देखिए मैं ये इसलिए दे रहा हूं, पूरे पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में जय श्री राम और जय मां की, जो दुर्गा मां की लड़ाई चल रही थी, जो काली और उनके बीच की इन्होंने लड़ाई करा दी थी। अब आप इस अभी मधुबनी में प्रचार किया और उसके बाद में गए जो है पश्चिम बंगाल, और वहां पर जब बोलते हैं तो जय काली बोलते हैं। अब जय श्री राम वहां नहीं,
जय काली। और अब उनका वहां पर एजेंडा दे दिया गया कि अब रणनीति तय कर लो, अब काली को हमें लेके चलना है, राम आम को फेंक दो। तो अब आप समझ लीजिए इनका चरित्र क्या है। इनके भगवान बदलते हैं, इनके बाप बदलते हैं, इनके जो है ये बायोलॉजिकल हो जाते हैं, खुद को क्या ना क्या बताते हैं, कभी तो खुद को चौकीदार बताते हैं, कभी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, और कभी अवतारी बताने लगते हैं, नॉन बायोलॉजिकल। तो अब आप इससे समझ सकते हैं। और कभी छाती ठोक के कहते हैं एक अकेला सब संसद पर भारी, जी, सब पर भारी, संसद में जी कहते हैं। जी। तो मैं यही कह रहा हूं, अब कहें क्यों भाग खड़े हुए 2 मिनट में। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, संविधान कहता है जिन्हें हक है किसी के भी बोलते में भी वो बीच में बोल सकते हैं, टोका टाकी कर सकते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। यानी ये सरकार असल में लोकतंत्र का गला घोट रही है। और आज की लोकसभा, विधान और राज्यसभा की कार्रवाई में वही लोकतंत्र का गला घोटते दिखाई दिया। और यही मॉडल इन्होंने, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप तो गुजरात में देखते रहे हैं, यही मॉडल कमोबेश उन्होंने गुजरात में अपनाया था, वो अब केंद्र स्तर पे अपना रहे हैं। और यही धीरे धीरे उनके जहां राज्य है, सत्ता है, वहां अपनाया जा रहा है। आप देखिए, एक तरफ ये कहते हैं आतंकियों पे सख्त कार्रवाई और ये और वो, पहलगाम पे कोई नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं। कहने को ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन उसमें भी एक आतंकी नहीं मारा गया, उसके जो रिकॉर्ड्स पूरे आ गए हैं, अब तो ऑन रिकॉर्ड है, एक भी आतंकी नहीं मारा गया, बल्कि उनके रिश्तेदार थे मसूद अजहर के, जो कि परिवार था जिनमें बच्चा भी है 3 साल का, 3 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है और है। तो आप सोचिए उन लोगों को मारा है। इधर आप देखिए जो असली आतंकी थे उन्हें नहीं मारा गया, पुलवामा कोई असली आतंकी नहीं मारा गया, और इसी तरीके से कोई असली आतंकी नहीं मारा गया उरी के मामले में, कोई असली आतंकी नहीं मारा गया पठानकोट के मामले में, कोई असली आतंकी नहीं मारा गया जो गुरदासपुर के आतंकी हमले में। तो साहब आपने सिर्फ दिखावा करेंगे, झूठ बोलेंगे। पठानकोट में तो आईएसआई को इनवाइट किया, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं, यही कह रहा हूं। और जब उस पर संसद में सवाल उठाया जाता है तो कहेंगे अरे ये तो देशद्रोही है। अरे भाई, हम तो देश के लिए कह रहे हैं। और आपको एक उदाहरण दे, आप तो वहां बगल में बैठे, 2006 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, तमाम ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट। उस ब्लास्ट के मामले के आरोपी जितने थे 12, 1 दर्जन, वो अब अदालत से इस बेस पे छूट गए कि एटीएस ने उनका सबूत पेश नहीं किया, जिस सबूत के आधार पे वो 19 साल तक जेल में थे। सोचिए वह सबूत नहीं पेश किया गया। यानी आप बचाने के लिए उनको क्या क्या काम करें, क्यों बचा रहे। कन्हैयालाल हत्याकांड आपको याद होगा, उदयपुर का सरेआम ऑन कैमरा था। वो जो दोनों हत्यारे थे वो बीजेपी के से जुड़े हुए थे, मुस्लिम थे। उस समय हिंदू मुस्लिम किया गया। और अब आप गूगल कर लीजिए, उन्हें जो वहां की अदालत ने जमानत दी यही कहते हुए कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किया एनआईए ने, जबकि गहलोत सरकार ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार किया था, तुरंत कार्रवाई कर रहे थे। ये जबरन पाकिस्तान कनेक्शन कह के उसमें आए थे, और फिर न पाकिस्तान कनेक्शन मिला न कोई कनेक्शन मिला। और पिछले चुनाव में उन्होंने पूरे पेजेस भर के उस पर अपप्रचार किया। यही मैं कह रहा हूं। तो ये असल में यही असली कातिल है, यही कातिल है लोकतंत्र के, यही कातिल है इस देश की शांति व्यवस्था के, और यही ये करते हैं।
और इसके एक नहीं दर्जनों उदाहरण मौजूद है। जब ये सारे उदाहरण मौजूद हो तो अब आप समझ लीजिए, आज तक वो डीएसपी जो पकड़ा गया था, आपको क्या पता है उसका अब क्या हुआ? कुछ नहीं। आरडीएक्स लेके दिल्ली दहलाने आ रहा था। ये तो कहिए ग्रामीणों ने और सबने वो किया और वो जानते नहीं थे सीआरपीएफ वाले, उन्होंने पकड़ लिया जी। नहीं तो शायद कभी पकड़ा नहीं जाता। और उसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो रॉ चीफ रहे थे दुलत, एएस दुलत साहब ने यही कहा कि वो क्या करना चाहता था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा, उसका क्या हुआ पूछ दीजिए। वो तो हमें रेगुलर मिलता था, एयरपोर्ट पे हुआ करता था और जो काम करता था। तो एक एक कनेक्शन इन्हीं से सब आके जुड़ जाता है, इसलिए चर्चा नहीं करेंगे। ये आपको एक चीज बताऊं, एक किताब जो है लिखी है, मैं वो बताता हूं। ये किताब है, कल के अखबार में थी, मैं आपको ये देखिए, एक बड़ा खुलासा है, दैनिक जागरण अखबार में खबर है। कारगिल युद्ध शुरू होने से पूर्व हुई थी वाजपेयी शरीफ सरकार में गुप्त वार्ता। अच्छा, और इसका ये किताब है बिलीवर्स डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट्स पाथ टू पावर। और यह किताब बहुत बड़े जो है लेखक हैं मिस्टर चौधरी, अभिषेक चौधरी, उन्होंने लिखी है, जो रामचंद्र गुहा के साथ भी काम किए हैं। और उन्होंने लिखी है, इसमें लिखा है एक समझौता फार्मूला तैयार किया गया था 5 दिन तक। आप सोचिए, फरवरी में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं लाहौर, नरेंद्र मोदी की तरह शरीफ के साथ गलबैयां डालते हैं, मिलते हैं, सब बिरयानी खाते हैं, चले आते हैं। उसके बाद में जो है मार्च महीने के लास्ट में वहां के ऑफिसर्स आते हैं और ये आते हैं भारत की तरफ से, दोनों 5 दिनों तक 5 स्टार होटल में पूरी चर्चा होती है चिनाब फार्मूले। और इसमें यह था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए छोड़ देंगे स्वतंत्र, और जो ये हिंदू राज्य हैं सिर्फ उन्हें हम ले लेंगे और इसको खत्म करेंगे मामला, यानी जम्मू और लद्दाख ही रखेंगे जी। और इसके बाद में वो होता है 1 तारीख को वह मिलता है वाजपेयी से, और उस समय वाजपेयी जो है 1 अप्रैल को इस्लामाबाद लौटने के पहले वो मिलता है। और उससे पहले नाइक ने वाजपेयी से मुलाकात की, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए एक गुप्त संदेश दिया जिसमें कहा कि गर्मियों के महीने के दौरान सीमा पर गोलीबारी रोके, शब्द लिखा है इसमें। अब आप याद करिए 5 मई को, 3 मई को क्या होती है? गर्मी होती है। और 3 मई को पता चलता है, तथाकथित रूप से एक चरवाहा बताता है कि घुसपैठ करके वो 3 महीने से बैठे हुए हैं, 2 महीने से, समझिए, वो बैठे हुए हैं और भारत के 5 सैनिकों को वो मार डालते हैं। और उसके बाद शुरू होता है, उसके 1 हफ्ते बाद में फिर कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है, हम अपना ऑपरेशन कारगिल चलाते हैं, वो चोटी अपनी खाली कराने के लिए। कितनी बड़ा खेल था। और उसके बाद फिर चुनाव होता है और अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे से सरकार में। यही पुलवामा में हमने देखा प्रयोग था, और वही प्रयोग था। यही अब मलिक ने कहा, मलिक ने यही कहा, और वो सीबीआई इंक्वायरी में आ गए। जी, यही मैं कह रहा हूं
ये सारे कनेक्शन को आप देखिए, सर्कमस्टांसेस, ये इनकी आज की नहीं है, ये लगातार इनका एजेंडा है। मैं एक और बलराज मधोक की आप देखिए, बलराज मधोक ने देश की आजादी के पहले 1946 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था, बंटवारे की और सारी बातें चल रही थी, लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो उस समय जम्मू में सांप्रदायिक दंगा कराते हैं, वहां से हजारों हजार मुसलमानों को मार करके कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में धकेल देते हैं। उस समय तो एक ही था, जम्मू और कश्मीर। सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाते हैं और राजा से मिलते हैं और कहते हैं कि आप मत शामिल हो। वो भारत के साथ शामिल नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान के साथ राजा हरि सिंह समझौता कर लेता है। सोचिए आप, खेल देखिए, वही होता है एजेंडा। और पूरी की किताब में भी ये रेजोल्यूशन का जिक्र है जी। तो मैं ये कहता हूं, इनका था कि कश्मीर को हमें चाहिए ही नहीं, उसी पे खेल हो रहा था। ये तो नेहरू ना होते तो कश्मीर ही नहीं होता, उसके लिए अड़ गए नेहरू, इसलिए कश्मीर। तो आप यह समझिए, इनका यहां पर भी एजेंडा यही है। वहां पर गुस्सा था शरीफ की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार से इस समय, और नरेंद्र मोदी भी देखिए प्रधानमंत्री बनने के बाद में बिना बुलाए पहुंच गए थे नवाज शरीफ से गला मिलने, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। और फिर उसी के बाद उरी हुआ, उसी के बाद दूसरी घटनाएं हुई, पठानकोट, और सब कुछ होता रहा। तो ये सारे खेल यदि आप देख लीजिए तो आपको वो कनेक्शन, पूरी पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये डरते हैं, इसीलिए ये सार्थक बहस नहीं करना चाहिए, ये अपने मन मुताबिक तय करना है। ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेंगे, पहलगाम पे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पे। क्यों पहलगाम पे क्यों नहीं करोगे? पहलगाम नहीं होता तो ऑपरेशन सिंदूर की बात ही क्यों आती? सीधी सी बात। तो चर्चा तो वहां से शुरू होगी ना, वो नहीं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान छत्ती सिंहपुरा, पहलगाम के बिल्कुल पास में, वहां पर 35 सिखों को, निर्दोष सिखों को मार दिया गया था, भून दिया गया था। आज तक नहीं पता है, और बाकी का मैं बता ही चुका हूं। तो यही इनका एजेंडा है, इसीलिए ये लोकतंत्र को कब्जा कर रहे हैं, संविधान को कब्जा कर रहे हैं, जिससे इन सारी जो ये साजिशें रच रहे हैं, जो इन्होंने 100 साल से रचते चले आ रहे हैं, वो पूरी करने के लिए सारा गेम है। इसीलिए लोकतंत्र को आज इन्होंने खंडित किया है और लोकतंत्र की मां को के साथ रेप किया है। जी अजय जी, आपने तो बहुत यानी चकित कर दिया, यानी जो जिस प्रकार से ये तथ्यों को उजागर करके हमारे सामने रखा है, दर्शकों के सामने रखा है, और इन ऐसे तथ्यों को कोई नकार भी नहीं सकता। ये आपके स्टडी में आए, और अभी अभी आपने जागरण में जो रपट छपी है और जिस किताब के बारे में, उसका भी जिक्र किया। तो मेरे ख्याल से ये संसद ये है वो, इस किताब का सेकेंड पार्ट है वो, वाजपेयी। अच्छा जी, ये जी 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 जी। अब इसके बाद में 2028, ये 77 तक थी, इसके बाद में 2018 तक। ओ ओ ओ तो अभी मेरे ख्याल से, मगर आपको अंतिम एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि ये सत्र यानी वैसे भी 21 दिन चलने वाला था, प्रधानमंत्री जी तो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो एक सप्ताह तो है नहीं, बाकी के दिन यानी क्या चर्चा क्या होगी, या तो ये सत्र कैसे चलेगा? सब मैं वही तो कह रहा हूं, ये चलाना ही नहीं चाहते ना, बस अपने बिल, हमारे बिल पास हो जाए उसके बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद में चर्चा में क्या होगा? अब चर्चा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, और चर्चा करानी ही नहीं है। असल में अपनी बात बोलनी है और उसके बाद भाग जाना, यही हो रहा है।
संसद भवन के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कुछ, और उसके बाद में 2 मिनट, सिर्फ घड़ी देख के 2 मिनट वो बैठे और फिर भाग गए। जहां देखा विपक्ष आक्रामक। तो यह स्थिति है, जब इतना डरपोक हो प्रधानमंत्री, तो फिर अब क्या कहा जाए? वो क्या देश की रक्षा करेगा, क्या लोकतंत्र की रक्षा करेगा? भाई यहां कोई हथियार थोड़ी ना चल रहे। सुनिए, जवाब दीजिए, उससे क्यों डर रहे हैं? इससे पता चलता है एक अकेला इतना डरपोक। जी, एक अकेला इतना डरपोक। सही बात है, सही बात है। आज आपने हमारी तो आंखें खोल दी, दर्शकों की आंखें खोल दी, और मेरे ख्याल से फिर से भी आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे और ज्वाइन करने के लिए, और इसी प्रकार आप तथ्यों को उजागर करते रहें और हम दर्शकों को एनलाइटन करते रहें। यही हमारा धर्म है। पत्रकार धर्म तो यही कहता है कि सत्ता को सवाल करना है। लोग सत्ता स्थायी को विपक्ष है। हाँ, बाकी विपक्ष आता जाता रहेगा, पत्रकारिता स्थायी विपक्ष होती है। स्थायी विपक्ष है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।